फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ अशरसना व्लॉग्स कनाडा। वी होप कि आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे। एंड सबसे पहले तो भाई बहुत ज्यादा सॉरी कि हम लोगों के पिछले व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए हमारे कोई नया व्लॉग नहीं आया। वादा आपसे किया हुआ था बिल्कुल हम वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, पर आप लोगों के इतने मैसेजेस और कमेंट्स आए थे तो हमने कहा इस बात को आपको बता दें कि हमारा इतना सेटलमेंट टाइम चल रहा है कनाडा में और इतना ज्यादा हमारी बिजी चल रही है लाइफ, तो हम इंशाल्लाह ये सब चीजें आपसे ये जर्नी शेयर करते रहेंगे आगे भी। लेकिन उसकी वजह से वीडियोस में काफी पॉज आ गया था। तो ये है पार्ट 3 हमारे उन तमाम पार्ट्स का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब जो पार्ट 3 है हम आज आपको बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसी से कंटिन्यूड। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमारा पीपीआर आ गया था, यानी कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद का फिर क्या प्रोसीजर होता है ये सब हम इस वीडियो में ही शेयर करने वाले हैं। बहुत डिटेल में बताएंगे तो प्लीज गौर से सुनिएगा। और फिर इसके बाद उसमें ही बताएंगे कि इमिग्रेशन प्रोसेस हमारा कैसा रहा, क्या होता है, लैंडिंग में क्या होता है, ये सब। तो आप लोग ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कर ले इस वीडियो को और शेयर करें। नाउ लेट्स बिगिन। मिठाई लेने आई हो? हाँ, मिठाई लेने आए हैं। अब घर वालों को एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं तो मिठाई तो लेनी थी। सो पीपीआर आने के बाद जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका पीपीआर मतलब रिक्वेस्ट लेटर, और वो आपको आता है आपका जो आईआरसीसी का अकाउंट लॉगिन होगा वो वहीं पे आपको आ जाएगा, और उस लेटर के अंदर तमाम चीजें लिखी हुई होती हैं आपकी। और जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो है ऑस्ट्रेलिया स्क्वायर के अंदर 18th फ्लोर में आप जाओगे। ये है 264 जॉर्ज स्ट्रीट के ऊपर, विनियर्ड स्टेशन से बहुत करीब है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे 18th फ्लोर के ऊपर चले जाना, वहाँ पे जो है वो 1-2 लड़कियां अच्छी सी बैठी होंगी इंडियन, और वो आपके सारे काम जो है वो तरीके से प्रॉपर तरीके से कर देंगे। तो मैं तो सीबीडी इस वक्त इन कैंगरूज के साथ चाय पीने के लिए नहीं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मैं आया था अपने सीओपीआर के डॉक्यूमेंट के लिए, और अब मैं यहाँ पे आया था सिटी। तो अब तरीका ये होता है सीओपीआर का, मतलब कि आपको जो है वो जाना होता है पोस्ट ऑफिस, वहां से या पोस्ट ऑफिस या कहीं पे भी चले जाओ तो आप वहां जाके अपनी पिक्चर्स खिंचवा लो जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है एग्जैक्टली उसी तरह की। उसके साथ अपना जो पीपीआर रिक्वेस्ट लेटर होता है वो लगा दो, और अपना ओरिजिनल जो पासपोर्ट होता है वो लगा दो। और अगर आपने बायोमेट्रिक यहीं पे कराया होगा, जो जिस वीजा वीएफएस सेंटर में सिडनी में है, अगर आप सिडनी में ही आपने कराया होगा तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं होगी। बच्चों की ऑलमोस्ट $72 चार्ज होती है, जो कि मैंने $144 अभी पे की है 2 बच्चों की, क्योंकि बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं होता। बट उनकी जो वीजा फीस मतलब स्टिकर जो भी होती होगी, मतलब स्टैंपिंग फीस समझ लो, तो $72 पर चाइल्ड होती है। और आपको यहाँ आना होता है 264 जॉर्ज स्ट्रीट के ऊपर। अगर आप सिडनी में आपका वीजा सेंटर है, मतलब आपने बायोमेट्रिक अगर आपने सिडनी से कराया, मेलबर्न से कराया होगा तो आपको मेलबर्न जाना होगा। अगर आप दूसरी जगह से कराओगे तो उसकी भी एक वीजा मतलब एप्लीकेशन चार्ज होता है कि लेट सपोज कि आपने सिडनी से कराया मगर आप इस वक्त मेलबर्न में रह रहे हो, तो आपको वहाँ के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फीस जो भी होगी स्टैंपिंग की वो देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जब आप ये चीजें सबमिट कर देते हो एम्बेसी में, मतलब वीएफएस सेंटर में, तो फिर ये करते हैं कि वो लड़की ने बोला कि 1 हफ्ते से 10 दिन में आपको इंशाल्लाह कॉल कर देंगे, और जो है वो जैसे ही आपका पैकेज तैयार होगा तो हम आप यहाँ पे आके दोबारा पिक कर लेना। और हाँ, एक और बात बता दूं आपको, जो पीपीआर से और सीओपीआर के दरमियान में जो बारिश हो रही है, तो जो टाइम होता है वो है 30 डेज का। मतलब आपको जो पीपीआर लेटर आ जाता है तो अपनी आपको सीओपीआर मतलब जो स्टैंपिंग करवानी होती है वो लाजमी विद इन 30 डेज करवा लो। 30 डेज तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 दिन जो है वो सैटरडे संडे भी आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर अंदर फटाफट से करवा लो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ताकि कोई भी इशू ना हो। नेम में आपके आ रहा है कोई डेट चेंज है, कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर सकती है या बॉदर कर सकती है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ यार कोई नेम की स्पेलिंग मतलब चेंज तो नहीं है, कहीं पासपोर्ट का जो डिजिट्स हैं वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पहले से ही सब चीजें कर लो, मतलब आपको आखिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप लोग को सीओपीआर लेटर वीएफएस से वापस मिलेंगे, आपको 2 लेटर्स मिलते हैं उसके एनवेलप के अंदर। फॉर ईच एप्लीकेंट 2 लेटर्स होंगे। गौर से सुनिएगा। तो एक लेटर होगा जिसपे फोटो लगी हुई होगी एंड सेकंड लेटर जिसमें नहीं लगी हुई होती फोटो। तो आप लोगों को वो जो लेटर जो सेकंड जो जिसपे फोटो नहीं लगी हुई होती उस पर आपने कोई साइन, कोई सिग्नेचर कुछ नहीं करना आपने बस उसको एज इट इज छोड़ देना है। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट वेट फॉर योर लैंडिंग। जब आप लोग लैंड हो जाते हैं ना कनाडा में, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो खुद उसको देखता है और उस पर स्टैंपिंग वगैरह करता है और आपको अपने सामने ही साइन करवाते हैं। तो उसके बाद साइन करने के बाद फिर वो जो ना आपको दे देते हैं वापस। और ये सीओपीआर लेटर इतना अच्छा होता है कि इसमें तमाम डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि आपके किस सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या करना है। सच अगर आप जो है वो इन द मीन टाइम अगर लड़की जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, कुछ होता है, तो उस सूरत में भी जो है वो सीओपीआर में हर चीज लिखी हुई होती है कि आपको उस सूरत में क्या करना है। वो हम बताएंगे नहीं कि उसमें क्या करना होता है, वो सीओपीआर में ऑलरेडी गिवन होता है। तो अगर आपकी सिचुएशन है तो आप उसमें इजिली देख सकते हो। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस बारे में
पूछते हैं, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ क्लियर कर दूं। तो इस तरह आपको मिलता है COPR लेटर और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है। COPR मीन्स कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। अब आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। आपको नेक्स्ट डे भी ट्रैवल करना ना, आप नेक्स्ट डे भी ट्रैवल कर सकते हो लिटरली। अब आपकी तैयारी बस मूविंग की शुरू हो जाती है। हमारी भी मूविंग की तैयारी तभी शुरू हुई। हम लोगों ने डिसाइड किया था COPR के बाद आने के बाद एक्चुअली कि हम लोग 3 महीने के बाद ट्रैवल करेंगे कनाडा, जबकि हमारे पास तकरीबन 1 साल का वक्त हमें दिया गया था। नॉर्मली 6 महीने का टाइम दिया जाता था बिटवीन योर COPR इशूड एंड देन अंटिल यू लैंड। कोविड से पहले की बात है। बट जो हमारे केस में था, कोविड के डिलेज में चूंकि हमारा मेडिकल एक्सपायर हो गया था, तो हम लोगों को दोबारा मेडिकल एग्जाम करवाना पड़ा। तो जो आपकी लैंडिंग डेट होती है ना, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको देते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल एग्जाम कितना वैलिड है, अभी भी कब एक्सपायर होगा। तो हमारा चूंकि एक और दफा मेडिकल एग्जाम हुआ था, तो वो 1 साल के लिए मजीद वैलिड था। तो इसलिए हमें जो लैंडिंग डेट दी थी, फाइनल लैंडिंग यानी कि उससे पहले हमें करनी थी, वो 1 साल की थी, यानी जून 2000 या मई 2023 तक हम यहाँ पे लैंड कर सकते थे। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 3 महीने बाद ही लैंड करेंगे, बिकॉज वी वांटेड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस मूवमेंट। दूसरी बात ये होती है कि आपको जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स भी जाहिर के लेकर आने होते हैं यहाँ पे, ना सिर्फ दिखाने के लिए बॉर्डर पे, बल्कि वाकई सेटलमेंट के लिए यहाँ पे बहुत पैसे चाहिए होते हैं। स्पेशली हम जैसे टोरंटो में आए हैं, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है और आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए। भले से आप किसी रिश्तेदार के पास आ रहे हो या आप अकेले आ रहे हो। तो वो भी हमें काफी टाइम मिल गया 3 महीनों में कि हम वो फंड्स जो है वो मजीद जमा कर पाए। अगर आप लोगों ने हमारी कार सेल्स की वीडियो नहीं देखी है, हम लोगों ने अपनी गाड़ी सेल की थी, तो वो भी हमारे फंड्स काफी काम आए। इस तरह अगर आपके पास कोई एसेट है, तो आपको इस पूरे टाइम में ना एक मतलब प्रॉपर एक वक्त मिल जाता है कि आप उसको एज अ प्रूफ ऑफ फंड इस्तेमाल करो और यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे पैसे लेके आ जाओ। फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि COPR आने के ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते के बाद कि हम लोग कौन सी फ्लाइट में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। ये सब रिसर्च वैसे पहले से चल रही होती है, लेकिन फाइनलाइज आप तभी कर सकते हो जब आपके पास COPR डॉक्यूमेंट आ जाता है। और फिर फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया से जो है वो जाने की हम तैयारी करने लगे। तो उसके आगे का प्रोसेस सारा अशरी बताएंगे कि हमारी इमिग्रेशन प्रोसेस और लैंडिंग प्रोसेस कैसा रहा। अगर आप बात करें और थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो अगर कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा की PR का, तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आपकी PR जब तक कंप्लीट नहीं होती, कनाडा की बात करूं, कि जब तक आप कनाडा में अपनी फर्स्ट एंट्री नहीं करते, मतलब आप उस वक्त तक परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा नहीं होते। आपको एक लेटर तो मिल जाता है COPR का, जिसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट, मतलब COPR। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो है वो जब आपकी अगर PR ऑफ शोर भी ग्रांट हो जाती है, तो वो ग्रांट हो जाती है। मतलब आपको हाँ उसमें टाइम दिया जाता है कि 4 से 6 महीने जो भी टाइम होता है कि आपको फर्स्ट एंट्री करनी होती है, उसके बाद आपका जो है वो आप हो जाते हैं। मगर यहाँ पे वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता जब तक हम कनाडा की जमीन पर लैंड नहीं करते। चाहे वो आप बाय बस आ रहे हो, बाय ट्रेन आ रहे हो, बाय कार आ रहे हो, बाय शिप आ रहे हो, या फिर बाय एयर आ रहे हो, जैसे कि हमारे एयर कनाडा से हम लोग आए। और ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं बात करूं तो 1 वे टिकट लेकर आए हम लोग, और उसकी जो कॉस्ट थी ऑलमोस्ट $5,200 में हमने 1 वे टिकट लिए। 4 लोग हैं, जिसमें 2 अडल्ट और 2 बच्चे शामिल थे। हमारी जो पहली फ्लाइट थी सिडनी से कनाडा की, वो हमारी पहली फ्लाइट थी सिडनी से वैंकूवर की। सो वैंकूवर में हमें लैंड करना था। और आपका ऐसे ही होता है कि जहां पे भी आप पहली फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होती है, वहीं पे ही आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जब हमने वैंकूवर में लैंड किया, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे ये तमाम इमिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। वहां पे काफी लाइंस थी, मतलब इंडिया से बहुत लोग आ रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, वर्किंग वीजा वाले भी थे, PR वाले 2-4 ही होंगे। हम लोग, हमारी फैमिली थी और एक आध कोई लड़की थी और एक और फैमिली थी जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी से ही आई हुई थी हमारे साथ जहाज। और हमें फिर उन्होंने बोला कि अब आप वेट करें। तो उसके बाद उन्होंने हमसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमारा पासपोर्ट, जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। वो तो उसके बगैर तो आप मतलब सफर कर ही नहीं सकते। उसके बाद होता है आपका COPR जो कि कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट होता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए जिसको शायद ना पता हो। और उसके बाद होती है इंपॉर्टेंट चीज के हमारे जब यहाँ पे आप आ रहे होते हैं, तो आपको किसी का कोई फोन नंबर अगर है आपके पास, तो वो आप दे सकते हैं, किसी रिश्तेदार का, कजन का, और या फिर उसका एड्रेस हो जहां पे आपके PR कार्ड मेल हो सके, मतलब बाय पोस्ट आ सके। होपफुली जिसका आप एड्रेस दे रहे हो वो बंदा उस एड्रेस के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 महीने अगले रहने वाला हो। पहली बात तो ये, क्योंकि आजकल जो PR कार्ड का टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं आते आते। कोविड से पहले लोग बताते थे कि जो है वो 1 से 2 हफ्ते में भी आ जाते थे एनीवे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो आपका रिलेटिव या फ्रेंड या जो भी है, वो बंदा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। मतलब पोस्ट को चेक होना चाहिए कि वो पोस्ट आ रही हो, नहीं आ रही हो। ये ना हो कि वो आपके PR कार्ड आए और कोई मिसहैप हो जाए, कहीं खो जाए। डजंट मैटर कि तुम किसी भी स्टेट में वो बंदा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि अगर तुम टोरंटो
आ रहे हो, मतलब कोशिश यही करना कि अगर तुम टोरंटो आ रहे हो तो तुम यहीं का दे दो, ओंटारियो में जहाँ पे भी हो, या फिर कैलगरी वगैरह जा रहे हो या वैंकूवर जा रहे हो तो वहीं उसी शहर का दे दो, ज्यादा बेहतर होगा, आसानी होगी। सो पीआर कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, पीआर कार्ड की हैसियत यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होती अगर तुम इनसाइड द कंट्री हो, मगर पीआर कार्ड तुम्हारी हैसियत इसलिए होती है कि अगर तुम्हें कंट्री से बाहर जाना है तो तुम फिर कंट्री वापस नहीं आ सकते जब तक तुम्हारे पास पीआर कार्ड नहीं होगा। अगर वो तुम्हें मतलब अगर तुम पीआर कार्ड के बगैर सॉफ्ट लैंडिंग करके यहाँ से चले गए और तुम्हारे पास पीआर कार्ड नहीं हुआ तो तुम्हें उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे लैंड करो तो आप अगर यहाँ से जाना भी हो कहीं किसी और इमरजेंसी में या कुछ, तो आपके पास ट्रेवल मतलब पीआर कार्ड होना लाजमी होना चाहिए ताकि आपको वापस कनाडा आने पे कोई टेंशन ना हो। हम लोग काफी वीडियोस देखा करते थे यूट्यूब पे और लोग बताते थे कि यार हमसे उन्होंने पूछा कि आपके बैंक में कितने पैसे थे और कितने पैसे हैं, आपके पास बैंक का लेटर है कि नहीं है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया आने से मतलब ऑस्ट्रेलिया में निकलने से पहले, कनाडा आने से पहले बैंक के तमाम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिए थे जिसमें प्रूफ ऑफ बैलेंस था, बैंक स्टेटमेंट थी और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था जो करंट था जब मैं सिडनी से निकला उस वक्त तक का। और मेरे पास मतलब इंटरनेट वो जो एक्सेस था वो भी, अगर आप वाईफाई जैसे चल जाता है एयरपोर्ट्स में, तो मेरे पास वो भी था कि इन केस अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर देखना चाहे कि प्रूफ ऑफ फंड आपके पास इतने हैं कि नहीं है, जो कि हमारे केस में 4 लोगों के केस में जिसमें 2 अडल्ट और 2 बच्चे शामिल थे, उसमें हमें एटलीस्ट जो यहाँ का टारगेट था वो 24,000 कैनेडियन डॉलर्स तक शो कराने थे, मतलब हमारे बैंक में होने चाहिए थे और वो लिक्विड मनी होनी चाहिए थी, मतलब हमारा एक्सेस फॉरेन हो उसमें। जैसे कि सना ने बताया कि यहाँ पे आपको आके ऑब्वियसली जरूरत होती है चीजों की, बट मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या था यहाँ पे। तो हमारे केस में ये हुआ कि हमसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, हर किसी का अलग अलग होता होगा प्रोसेस, मुझे नहीं पता किस एयरपोर्ट पे क्या पूछ लिया आपसे, बट मेक श्योर कि जब तुम लोग आ रहे हो तो तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, वो होने चाहिए। इन केस अगर तुमसे कोई पूछ ले तो तुम तमाम अपने एविडेंस उसको शो कर सको। सो आप लोग अगर जहां से भी आ रहे हो तो आप लोग पर पर्सन मतलब पर अडल्ट 10,000 तक का कैनेडियन डॉलर अपने साथ कैश लेकर आ सकते हो। अगर 2 आप लोग आ रहे हो मतलब मियां बीवी आ रहे हो तो तकरीबन 19-20 हजार डॉलर आराम से तुम कैश भी लेकर आ सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि मतलब कैश अपने साथ कैरी करो और ये सब चीजों में जाओ, और उसका भी मैं अलग मतलब वीडियो बताऊंगा आपको, अलग से बनाएंगे कि आप लोग जब आ रहे हो तो प्रूफ ऑफ फंड आपको किस तरह लेकर आने चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लोग अपने साथ इतने ज्यादा कैश लेकर नहीं आए थे जो हमें डिक्लेयर करना पड़ता, और हम अपने साथ कोई बहुत सारी हमारे मतलब आफ्टर गुड्स भी नहीं थे बाहर से। मतलब काफी लोग ऐसा भी करते हैं जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आ रहे होते हैं, वो अपने साथ जो है वो बहुत अलग अलग चीजें, बर्तन और पर्दे और पता नहीं, जो हम लोग मतलब जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो अपने साथ हजारों चीजें लेके गए थे। तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रह गए मतलब सीख गए चीजें कि यार अपने साथ सिर्फ और सिर्फ जो आपके कीमती सामान होता है जिसमें थोड़ा बहुत कैश हो गया, कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो गई, ये वो लेकर आ जाओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया जैसे कि मोबाइल लैपटॉप हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तुम्हारे पास, वो लेकर आ जाओ। और साथ ही में अगर तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा कोई कैश है, मतलब बहुत ज्यादा कैरी मत करो, वो लेकर आ जाओ। उसके अलावा कपड़ों के अलावा मतलब और बहुत सारी चीजें तुम्हें लाने की जरूरत नहीं होती। एनीवे वो भी वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जरूर आपको बताएंगे कि व्हाट टू कैरी और व्हाट टू नॉट कैरी। और वो COPR लेटर जो साइन करने वाली मैं बात कर रही थी, वो लेटर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कनाडा में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं लैंडिंग पेपर्स। लैंडिंग पेपर्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं। आपको जब तक PR कार्ड नहीं आता तब तक आपकी हर काम यहाँ पे लैंडिंग पेपर के ऊपर होगा। बैंक अकाउंट बनाने से लेके बच्चों का स्कूल, आप लोगों को गाड़ी लेनी है, आप लोगों को घर लीज करना है, जो भी आपको करना है ना, आपका ये प्रूफ वीजा स्टेटस बेसिकली होता है कि आपके पास क्या वीजा है या क्या आपका स्टेटस है कनाडा में। तो लैंडिंग पेपर जो होता है दैट इज द एविडेंस कि आपका जो स्टेटस है कनाडा में दैट इज अ परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस। तो मेक श्योर कि इसको बहुत एहतियात से रखें और आप लोग हर जगह लेके जाएं जब भी यहाँ कनाडा के अंदर एंटर हो जाएं। और आपको जो जो काम करने हो, ये सब इंपॉर्टेंट काम जो हमने फर्स्ट डे पे बताया आपको, जो अपनी वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी देखिएगा, फर्स्ट डे इन कनाडा। तो उस तमाम चीज़ों के लिए हमें लैंडिंग पेपर ही चाहिए था, लीज करवाने के लिए, घर गाड़ी वगैरह हर चीज़ के लिए आपने वो लैंडिंग पेपर कैरी करना है अपने साथ ऑल द टाइम। तो जहाँ तक आई बात लगेज की कि हमने लगेज उठाया था कि नहीं वैंकूवर एयरपोर्ट पे, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और उससे हमारा बहुत टाइम बच गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनका ट्रांजिट टाइम इतना छोटा होता है 2-3 घंटे का, तो वो लगेज उठाने की जो है उनके पास टाइम नहीं होता और फिर वो फ्लाइट निकल जाती। तो हमारे साथ ये बेनिफिट था कि हमने चूंकि सिर्फ एक फ्लाइट बुक की थी थ्रू आउट एयर कैनेडा, तो उस वजह से हम लोगों का लगेज डायरेक्ट फ्रॉम सिडनी टू टोरंटो ही मूव हुआ। हमें वैंकूवर में यानी ट्रांजिट में हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अपना लगेज उठाने की, तो हमें लगेज की कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद वैंकूवर एयरपोर्ट में हमारी इंटरनेशनल लैंडिंग हुई थी, वहां से हमने ये इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जैसे अशर ने बताया। और फिर ये पूरा जब कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा इस प्रोसेस में लगा। फिर वहां से फिर हम गए वैंकूवर एयरपोर्ट के अंदर ही सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, यानी कि जो हमारे पास हैंड कैरी वगैरह थे, हैंड बैग्स थे, वो नॉर्मली जैसे हर ट्रांजिट में होते ही है चेकिंग, तो वो पूरी प्रॉपर चेकिंग हुई, बड़ी सख्त किस्म की चेकिंग हुई थी।
यानी सारे बैग्स वगैरह खुलवा ली थी, लिटरली लिख रहे थे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो वो हुई, उसमें ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा और लगा क्योंकि इतना रश था वैंकूवर एयरपोर्ट में। और वहां से फिर हमें डोमेस्टिक टर्मिनल पकड़ के टोरंटो की फ्लाइट पकड़नी थी हमारी अगली, वो भी सेम एयर कनाडा के थ्रू थी। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें लगे थे। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग इस तरह की फ्लाइट बुक कर रहे हैं, अगर हो सके तो 4 से 5 घंटे का ट्रांजिट टाइम रख ले, वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। हम बच्चों के साथ थे, हमारा स्लो मूवमेंट हो रहा था, उसके बावजूद कि हम बहुत फास्ट कर रहे थे हर चीज, मगर रश बहुत ज्यादा था। तो इसलिए 3 से 4 घंटे का टाइम बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आप लोग बस जो है वो जाओगे, डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ोगे अपनी फ्रॉम वैंकूवर टू टोरंटो, जो कि सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट है। और डोमेस्टिक में जो है वो मतलब हालत थकन हो जाती है बहुत। फिर डोमेस्टिक फ्लाइट में ये होता है कि ना कोई हेडफोन्स वगैरह देते हैं, ना ही कोई खाना वाना देते हैं। तो आप लोग जो है वो अपना पेट वगैरह थोड़ा भर लेंगे अगर आपको भूख लग रही है बच्चों को, तो फिर वो जो है ना आपका फिर एसेंशियल इस तरह के वहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं मिलते। तो आप वो सब चीजें कंप्लीट करके और फिर आप पहुंचोगे फाइनली टोरंटो। और टोरंटो में पहुंचने के बाद फिर लगेज मिलता है, तो वहां पे आपको इमिग्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई वीजा वगैरह कुछ भी चेक नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ डोमेस्टिक फ्लाइट। आपकी ऑलरेडी इमिग्रेशन वैंकूवर में या किसी भी और जो भी आपका ट्रांजिट फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होगा वहां पे हो चुकी होती है। तो इसलिए फिर टोरंटो में डायरेक्ट हमें मिल गया था लगेज और हमने उठाया लगेज, बहुत इजीली मिल गया था। हमारा एयर कनाडा का एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कोविड के बाद से फ्लाइट्स वगैरह का बड़ा बुरा असर हो गया और लगेज इधर उधर पड़ा होता है, मगर हमारा लगेज बहुत टाइम पे बहुत अच्छे से और ऑर्गेनाइज तरीके से आ गया था, बहुत जल्दी से आ गया था। तो हम लोग लिटरली 15 मिनट के अंदर अंदर हम बाहर भी निकल गए थे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि भाई आप लोगों ने, जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन भरते हैं अपनी PR की एप्लीकेशन, तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप लोग कौन से शहर में या कौन से स्टेट में जा रहे हो। तो हम लोगों ने टोरंटो ऑन्टेरियो ही लिखा था। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें फिर उसी शहर में पहले लैंडिंग करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि आपको मतलब आप किसी भी शहर में फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री आपका हो, जहाँ भी इमिग्रेशन हो, इट डजंट मैटर ये करता है कि आपका जो फाइनल अराइवल है वो कहाँ पे हो रहा है। वो भी सिर्फ PNP अगर आपने ली है, यानी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू अगर आप आ रहे हो, यानी आप स्टेट से बाउंड होते हो जहाँ भी आप जा रहे होते हो, तो ये स्ट्रीम पे मैटर करता है। तो हमारी स्ट्रीम चूंकि PR की स्ट्रीम FSW थी, जिसमें हम कनाडा में कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते थे, किसी भी शहर में जा सकते थे। हम इवन अगर कैलगरी भी जाते ना तब भी कोई मसला नहीं था। इवन हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखा था कि टोरंटो में, अगर हम कैलगरी भी जाते, किसी और जगह जाते, तो भी हमें कोई मना नहीं करता। लेकिन हाँ, PNP में यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उसी शहर और उसी स्टेट में जाओ जो आपने मेंशन किया, जिसके ऊपर आपकी PNP आई है। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी जो कि हम कनाडा लेकर आई। हम लोग इस तरह से यहाँ पे इमिग्रेट हुए। हमारा ओवरऑल अगर आप नोट करें तो प्रोसेस अप्स एंड डाउन्स भी थे काफी शुरू में, लेकिन हमारा लैंडिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा बिकॉज प्लेंटी ऑफ वीडियोस हमने यूट्यूब पे देखी थी। अब हमारी जो वीडियो है ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी, तो मेक श्योर कि आप लोग शेयर कर लें, क्योंकि हम लोगों को भी इसी तरह की वीडियोस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था। हमने रिसर्च भी बहुत की थी इन तमाम चीजों के लिए, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हम लोगों ने खुद से रिसर्च करके चीजें कंप्लीट की थी। और बाकी जो है वो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज, और हम लोगों को खूब सपोर्ट करते हैं आप, तो थैंक यू सो मच बहुत सारे कमेंट्स एंड विशेस के लिए।